हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ आ चुके हैं संडे को भी पढ़ाई करने। देखो क्या जुल्म हो रहा है आपके साथ, संडे को भी पढ़ाई चल रही है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल अब सर पे आ चुके हैं। तो आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप सभी वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करता हूं कि वो बहुत वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं और आप सभी मेरे स्टूडेंट सबकी मैं तारीफ करता हूं। तो अपन आ जाते हैं सीधे अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 4th यूनिट में यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे वाला हूँ। MBA फाइनेंस का कंपलसरी सब्जेक्ट है, BBA में भी आ चुका है, BCom ऑनर्स में आ चुका है, MCom में भी चलता है सब्जेक्ट और UGC नेट में 5 से 6 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 4th यूनिट स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। इसका अंतिम प्रहार भी आज ही अपलोड होने वाला है, सारे वीडियोस इसके अंतिम प्रहार के आज ही अपलोड होने वाले हैं। पूरी कोशिश रहेगी हमारी जल्द से जल्द हम आपको इसका अंतिम प्रहार अपलोड करके, और फाइनलाइज हो चुका है, बस क्वेश्चन फाइनलाइज हो चुके हैं, वीडियो बनाना बाकी है, पर आज ही मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, सॉरी ये वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इसका फर्स्ट टॉपिक है। ओके हाँ ठीक है भाई, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। अब पहला माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये इक्विटी क्या होती है और ये वैल्यूएशन क्या है। वैसे तो इक्विटी का मतलब होता है समता, हिंदी में क्या बोलते हैं, समता। लेकिन यहां पर हमारी जो इक्विटी है इसका मतलब यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर कंपनी वैल्यूएशन से है। किससे है? कंपनी वैल्यूएशन से है कि यदि मेरे को ये कंपनी बाय करनी है, यदि मेरे को कोई कंपनी बाय करनी है तो मेरे को कितना अमाउंट देना होगा, किस परसेंटेज के लिए। मान लेते हैं मेरे को उस कंपनी का 20% शेयर्स लेना है ना, किसी कंपनी का 20% शेयर बाय करना है। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि उस कंपनी की क्या वैल्यू है, मेरे को उसके लिए 200 रुपए देने या 2000 करोड़ देने या 2 करोड़ रुपए देने, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। शार्क टैंक करके एक एपिसोड आ रहा है ना, किसके ऊपर, सोनी टीवी के ऊपर, बार बार वो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सर हम 10% इक्विटी के लिए 2.5% इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, हम 7% इक्विटी के लिए 10% आपको इक्विटी दे रहे हैं, हम 12% के लिए, तो ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मेन यही मुद्दा आता है। वैसे तो इक्विटी का मतलब बेसिकली इक्विटी शेयर से ही होता है, लेकिन यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन से इसका मतलब आपको लगाना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब जब हम इक्विटी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो याद रखना हम कंपनी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कंपनी वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसके अंदर डेटा होगा, इसके अंदर इसकी यूजेबिलिटी होगी, इसके इंपॉर्टेंस होंगे, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो इक्विटी वैल्यूएशन इज अ ब्लैंकेट टर्म, इट इज यूज्ड टू रेफर ऑल द टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड टू इन्वेस्टर टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी इक्विटी, यानी कि कंपनी की इक्विटी की जो हम पैसा उसमें लगा रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। क्या आपकी कंपनी 200 करोड़ की है, क्या आपकी कंपनी 200 करोड़ की है, क्या आपकी कंपनी 30 करोड़ की है, क्या आपकी कंपनी 5 करोड़ की है, कैसे हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। इसी को वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बोला जाता है और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना, क्लियर है। इसकी यूजेबिलिटी दे रखा है कि यूज कौन कौन करता है ना, आई होप ये दिख ही रहा है। यूज कौन कौन करता है कंपनी की वैल्यूएशन का, सबसे पहले करता है स्मॉल इन्वेस्टर, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। जो हम शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, मैं पेटीएम की बाय कर रहा हूं, TCS के शेयर बाय कर रहा हूं, तो पहले मार्केट वैल्यू तो एक चल रही है, लेकिन मेरे को खुद का भी कंपनी की पहले वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी होती है कि कंपनी एक्चुअल में जो TCS का 3000 का शेयर चल रहा है, 3-3.25 के करीबन का, ठीक है, क्या वो एक्चुअल में उतनी वैल्यूएशन का है, क्या जो हमारे रिलायंस का शेयर है 2000 का, क्या उसके अंदर कुछ स्प्लिट हुआ है, कुछ बोनस है, क्या है। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर जब फर्स्ट टाइम, या तो आप शेयर मार्केट के थ्रू कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रहे हो या आप डायरेक्टली कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तब हमको इक्विटी की जरूरत होती है, उसकी वैल्यूएशन की जरूरत होती है। क्लियर है। हेज फंड, हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड मतलब कि ये भी एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ही होता है,
या आप मान लीजिए ग्रुप पीपल होते हैं, इनका क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ किटी पार्टी चलती है ना, लेडीज में काफी आपने सुना होगा किटी चलती है, उसमें क्या होता है बहुत सारे लेडीज मिलती है, कुछ इवेंट्स भी करती हैं और इसके बीच में कुछ फंडिंग की भी होती है, उसके अंदर लोग 100 200 300 मिलाते हैं और अगर किसी को जरूरत भी होती है तो उसमें पैसा भी दिया जाता है। इसी तरीके से हेज फंड होते हैं, बहुत से जाति में चलते हैं। एक मैं आपको इसमें जाति के उदाहरण देना चाहूंगा, आदिवासी संप्रदाय, भील जनजाति का संप्रदाय, बहुत ही उसके अंदर हेजिंग फंड का चलता है, मीन्स एक नोत्रा प्रथा है वहां पे। उसके अंदर यह होता है जब भी किसी व्यक्ति को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या कुछ भी उसको कुछ करना है, मतलब अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो वो एक नोत्रा स्टार्ट करता है जिसके अंदर वो खाना खिलाता है। खाने में नॉर्मल खाना होता है, लेकिन उस नोतरे का नियम यह है कि आपको 1000 2000 देना ही है, ठीक है, और अच्छा व्यवहार हुआ तो 5000। तो वो जब पैसा इकट्ठा होगा, खाना होगा 30-40 हजार रुपए का और जो पैसा इकट्ठा होगा वो 1.5-2 लाख रुपए होगा। तो उस बंदे के पास कुछ पूंजी आ गई, अब उस वो पूंजी से अपना घर बना सकता है, अपनी बहन बेटी की शादी करवा सकता है, ठीक है, खुद की शादी कर सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वो उसके कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसी तरीके से हेज फंड के एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। ये हेज फंड के एसोसिएशन क्या होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द सम काइंड, लाइक म्यूचुअल फंड ही कह सकते हैं उनको, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ी टर्मिनोलॉजी हो गई और हेज फंड एक एसोसिएशन पीपल हो गए जो फंडिंग करते हैं। क्लियर है ना? इनको भी इक्विटी के जानने की जरूरत होगी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहां पर बैंक्स को भी जानने की जरूरत होती है कि भाई, यहां पर लिख देता हूं मैं, बैंक्स को भी जानने की जरूरत होती है कि इनकी इक्विटी की, क्योंकि लोन देना हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज को भी जानने की जरूरत होती है कि ये कंपनी की इतनी वर्थ ऑफ कैपिटल है, इसके ऊपर इतना टैक्स लगाना है, ये वो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज को भी जरूरत है। बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। 4th यूनिट का पूरा रिविजन में एक ही मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, देखते हैं कहां तक अपन पहुंच पाते हैं। लेकिन आपको अगर कोई डाउट लगता है इसके अंदर तो फील फ्री टू कमेंट। बहुत बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब जो नॉन कॉमर्स का होगा उनके लिए स्पेशल क्लास चल रही है, जो कॉमर्स के हैं उनको तो ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। हेज फंड क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इक्विटी की कैलकुलेशन, क्योंकि उन्होंने तो रेशियो एनालिसिस में 12th में ही इक्विटी कैलकुलेशन करना सीख रखा है, ठीक है। जो नॉन कॉमर्स के हैं, ठीक है, उनके लिए है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, यानी कि एक टेक्निक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या है पहले, और ये क्या कैलकुलेट करता है? ये कैश फ्लो टेक्निक आप ऐसे समझिए कि आज यदि आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, या हम कैलकुलेशन की टेक्निक सीख रहे हैं इक्विटी कैलकुलेशन की, यदि आज आपको 100 रुपए मिल रहे हैं और आज की कैलकुलेशन आपको लगानी है 2030 कि ये 100 रुपए की क्या वैल्यू रहने वाली है, क्या उस समय 100 रुपए के बराबर रहेंगे? तो आप सबका एक साथ जवाब आएगा सर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आएगा, इसकी वैल्यू गिरनी है। अगर 6% से करता जाए तो अभी 7 साल है, ठीक है, 42% तक का एक अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाए तो 42% तक गिर जाएगा। वैसे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो यानी कि 42 रुपीज 58 रुपीज हो जाएगी किसकी वैल्यू? 100 रुपए की वैल्यू। और इसके पैरेलल आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। एक तो मनी की वैल्यू भी गिरती है हमारे साथ और एक्सपेंसेस की वैल्यू हाई होती है। इसलिए क्या होता है, जब हम फंड मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो हमारी जो मनी की वैल्यू गिर रही होती है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं, तो बंदा हमेशा क्राइसिस में, नहीं आज 10,000 कमा रहा है और 5 साल बाद भी 10,000 कमा रहा है या 12 कमा रहा है, तो उसने कोई तरक्की नहीं करी, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट अपने इंडिया में चल रही है 6%, पाकिस्तान में और ज्यादा है 20% 25%, बहुत से ब्रिटेन में भी बहुत हाई चल रही है ना। तो ये अपने जब 6% चल रही है, यानी कि 100 रुपए अगले साल 94 रुपीज होना ही है। इसके अलावा इसके पैरेलल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये बात अपन को समझ में आई। तो जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो की अपन बात करते हैं दोस्तों, जब अपन डिस्काउंटेड कैश फ्लो की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हम उस कैश फ्लो को निकालते हैं जो फ्यूचर की वैल्यू के बराबर हो। यानी कि आज अगर 100 रुपए आया है मेरे पास, तो ये फ्यूचर में किस वैल्यू के बराबर होगा और किस पर्टिकुलर ईयर में कितना होगा। मैं सोच रहा हूं कि मेरे को 2030 में इन्वेस्टमेंट करना था, के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इस समय मेरे को रिटर्न चाहिए 7 साल, तो आज मैं कितना पैसा लगाऊं जिससे मेरे को उसकी कंपनी के एक्चुअल वैल्यूएशन पता चल सके। इसी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस बोला गया है, यानी इसमें कैश की ही बात करी गई है। अब इसके अंदर देखिएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब कि कितना सस्ता मिल रहा है,
है ना, 10 साल बाद तो वो चीज महंगी होने वाली है, होगी ही, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा ही, ये विधि का विधान है, कोई भी नहीं रोक सकता, यह होना ही है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, आपका रॉ मटेरियल कंजप्शन, क्योंकि हमारी अधिकतर चीजें नॉन रिन्यूएबल से बनती है जो लिमिट में होती है, जिनका सप्लाई कम होगा और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही रही है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट। तो इसमें डीसीएफ की जो फर्स्ट पॉपुलर टेक्निक है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, एनपीवी मेथड, यानी कि जो मैंने अभी आपको सिखाया, फ्यूचर में होने वाला 200 रुपए, आज की वैल्यू उसकी क्या है, आज वो 200 से ज्यादा ही होगा, क्या वो 225 का है, 225 का है, 230 का है, 230, 240, व्हाट इज द करंट वैल्यू इन फ्यूचर प्राइस, दैट्स कोई कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसी की तरह से आईआरआर रेट अपन कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें अपन कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। आइए इन दोनों को पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, इनके फॉर्मूले नहीं है अपने कोर्स में। तो डीसीएफ की 2 टेक्निक ही अपन को याद रखनी है, एक एनपीवी है, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर अपन फ्यूचर में होने वाले वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर दोनों के न्यूमेरिकल भी होंगे, तो मैं अभी आपको अंतिम प्रहार के समय सॉल्व करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है कि नहीं है अभी इसका चेक कर लेंगे जब अंतिम प्रहार फाइनलाइज हो रहा होगा कि इस बार न्यूमेरिकल इसका कितना पोर्शन आ रहा है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट वैल्यू। अभी अपन ने कैश फ्लो का एनालिसिस करा, अब अपन बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं। अब ये बैलेंस शीट होती क्या है, सारे बच्चों को पता है, एसेट्स और लायबिलिटी का सर स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एक तरफ तो लायबिलिटी लिखते हैं और एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, और इन दोनों की टोटल हमारा मैचिंग कंसेप्ट के कारण इक्वल आती है। मतलब कि इस कंपनी के ऊपर कितना दायित्व है, उसको कितना पैसा चुकाना है, और इस कंपनी के पास कितनी कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है जहां से वो पैसा आ सकती है। एसेट्स वो चीजें होती है जहां से पैसा आता है, लायबिलिटी वो चीजें होती है जहां से पैसा जाता है, लेकिन दोनों में टर्मिनोलॉजी क्या है, फ्यूचर की। एसेट्स वो जहां जैसे बिल्डिंग है, बेचोगे पैसा आएगा, प्लांट है बेचोगे पैसा आएगा। लायबिलिटी कौन सी है, कैपिटल है, इसके अलावा लोन है, आपका डिबेंचर है, रिजर्व वगैरह भी अपन इसमें रखते हैं। ठीक है, उसका अलग कंसेप्ट है। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो वैसे इस तरीके का फॉर्मेट बनता नहीं है, ये केवल अपन को समझने के लिए मैं लेकर आया हूं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कैपिटल से। किससे स्टार्टिंग होती है, मतलब ये नंबर 1 पे रहता है कैपिटल। कैपिटल क्या है कि जो पूंजी से व्यापार शुरू किया जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद करंट, नॉन करंट लायबिलिटी आती है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर और बॉन्ड्स। तो अपन ये सारी चीजें डिबेंचर और बॉन्ड भी डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी में है। एसेट्स में आप देखोगे तो बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, गुडविल आ गया, कैश इन एंड कैश इन बैंक, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल आ गया। तो ये क्या है, आपको केवल इतना याद रखना है, लायबिलिटी साइड में जिनको पेमेंट देना है, एसेट साइड में जिनका पेमेंट आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर लायबिलिटी और एसेट्स की टोटल अपनी आ रही है मात्र 10,000 रुपए। कितनी आ रही है, 10,000 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग में मेरी इक्विटी का वैल्यूएशन कर सकता हूं ना, इसके अकॉर्डिंग में कैपिटल का रेशो निकाल सकता हूं ना। अगर 20% कैपिटल है इसके अंदर तो कितनी होगी, 2,000 की कैपिटल होगी, और उसके अकॉर्डिंग में इक्विटी का वैल्यूएशन कर सकता हूं। जब मेरे पास बैलेंस शीट का फिगर आएगा तो मैं इक्विटी का वैल्यूएशन कर पाता हूं। इसी को बैलेंस शीट अप्रोच बोलते हैं, सिंपल है। और जब मैं यहां पर बैलेंस शीट के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटी को कंपेयर करके निकाल रहा हूं, डिफरेंट मेथड्स हैं, इसके सब पार्ट्स भी है बैलेंस शीट को एनालिसिस करने के लिए, रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो है, लेकिन वो अपने इस अभी कोर्स में नहीं है। इसमें केवल ये पूछा गया है कि बैलेंस शीट एनालिसिस है क्या। बैलेंस शीट वैल्यूएशन का मेथड है जो इक्विटी को कैलकुलेट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द बैलेंस शीट। उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस शीट करते हैं। अब इक्विटी का लिए देखो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये फॉर्मूला इसने निकाला। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बताओ ये कोई दिक्कत है समझने में कि एसेट्स में से, संपत्तियों में से मैं मेरे दायित्व को घटा दूंगा तो मेरे को मेरी इक्विटी मिल जाएगी, लेकिन ये इक्विटी की वैल्यूएशन करंट की मिली है। अब अपन इसके साथ फ्यूचर वैल्यू भी लगानी चाहिए, डिस्काउंटेड, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये एक मेथड था। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा फील फ्री टू कमेंट। देखो है ना, नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताएं और समझ में आया तो भी मुझे बताएं, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि जो पढ़ रहे हैं कम से कम वो बेसिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ये फिर से कह रहा हूं, नॉन कॉमर्स के लिए बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको ABCD भी नहीं आती इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की, उनका
ये मॉडल शुरू हो गया। नेक्स्ट है अपने जो वैल्यूएशन का मेथड था वो था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज अ क्वांटिटेटिव मेथड वैल्यूइंग अ कंपनी स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन द assumption दैट द करंट फेयर प्राइस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल कंपनी फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड बैक एट द प्रेजेंट वैल्यू। अब डिविडेंड डिस्काउंट क्या होता है, पहले तो डिविडेंड क्या होता है ये समझ लो। जो डिविडेंड होता है हिंदी में बोलते हैं उसको लाभांश, यानी कि एक प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, उस प्रॉफिट में से एक पार्ट कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड बांट देती है, इसको बोलते हैं लाभांश। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा बांट देती है। आजकल हमारे इंडिया के अंदर ये ट्रेंड है कि केवल गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो हाई डिविडेंड यील्ड रखती है, तो वो हाई डिविडेंड बांटती है। यानी कि 100 रुपीज डिविडेंड हुआ तो 5%, 7%, 7 रुपया इन्होंने किस में बांटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ये फंडिंग हुई और पर शेयर के उसके अंदर कैलकुलेट किया गया, इसी को डिविडेंड मॉडल बोला। अब ये आनिएगा, जो डिविडेंड मॉडल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, शेयर की प्राइस चल रही होती है। देखो ये शेयर की प्राइस होती है, शेयर की प्राइस मैं अभी ऊपर ही ले जा रहा हूं क्योंकि जब भी कंपनी डिस्काउंट बांटती है, डिविडेंड देती है, तो शेयर की प्राइस यूजुअली अप होती है। मान लो यहां पर शेयर की प्राइस चल रही है 540 रुपीस, तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मान लो उसने 20 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर करा, कितने रुपए का, 20 रुपए का, तो इसको वो सेटल कर लेती है अपनी इस प्राइस के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, इस प्राइस के साथ में। तो अगले ही दिन ये जब होगा तो इसमें डायरेक्ट फॉल देखने को मिलेगा इस तरीके से, और यहां पर 20 रुपीज आपका डिविडेंड का डिक्लेयर हो जाएगा और करंट मार्केट की इसकी प्राइस हो जाएगी 520 रुपीज। बात समझ में आई? यानी कि जब भी कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको जो मार्केट वैल्यू है उसमें से लेस कर दिया जाता है। ये जो पैसा है 20 रुपया, उस दिन ही शेयर होल्डर के या 2-3 दिन के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो 20 रुपया डिक्लेयर करने वाले दिन नहीं, एक रिकॉर्ड डेट होती है, एक बुक डेट होती है। आपको केवल ये याद रखना है कि 540 का इस दिन डिविडेंड देना था, 20 रुपया डिविडेंड दिया तो इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। यानी कि आपके पास जो 20 रुपए आए, अगर कंपनी अब अच्छी होगी, अगर कंपनी आपको ये बीपीसीएल टाइप कंपनी है, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वो कुछ ही टाइम के अंदर ये फिर से रिकवर करके वापस से 540 भी क्रॉस कर सकती है। कुछ अब ये फिर से का मतलब अब ये हो सकता है 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, 100 दिन हो सकता है, साल भर लग जाए। ये फिर से का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। लेकिन अच्छी कंपनियां इसको जल्दी रिकवर कर लेती है, और जो ऐसी थोड़ी जिनकी बैलेंस शीट कमजोर होती है, जिनके पास डेब्ट ज्यादा होता है, वो कंपनियां स्लो रिकवर कर पाती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कह रहा है, अब समझो यहां पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये कह रहा है दैट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि कैसा है, गुणात्मक मेथड है, मात्रात्मक है, जिसके अंदर अब कंपनी स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द करंट फेयर प्राइस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल कंपनी फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंट इन बैक इन द देयर प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो फ्यूचर में दिए जाने वाले डिस्काउंट है उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि उसको भी जोड़ के हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अपन ने एक रिलायंस का शेयर लिया, चलो बीपीसीएल का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बीपीसीएल कंपनी है भारत पेट्रोलियम की, 8% अभी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अपन मैं आपको समझाने के लिए 10% मान के चलता हूं, है ना। एक्चुअल में 7-8% इसका डिविडेंड यील्ड है, हर साल 8% का रिटर्न ये कंपनी देती है। मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, कितने, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो हर साल मेरे को कितना, 10,000 मिलता जाएगा, हर साल 10,000 मिलता जाएगा अगर ये डिविडेंड यील्ड है इसका। तो अब याद रखिएगा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर 1 लाख डिक्लेयर करें, यहां पर एक नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर मान लेता हूं कि इसके नंबर ऑफ शेयर जो इस समय मैंने खरीदा था 500 रुपए था, वैसे 1-2 बार इन्होंने 500 रुपए टच किया है, 500 रुपए था, तो मैंने 20,000 शेयर मेरे पास इसके आ गए, 20,000, हाँ सॉरी 2,000 शेयर इसके आ गए। ठीक है,
2000 शेयर्स इसके आ गए। जब मेरे पास 2000 शेयर आए और कंपनी ने कहा कि हम आपको 10% डिविडेंड देंगे, 10% डिविडेंड देंगे, हर साल 10,000 रुपए मेरे पास फिक्स्ड एक इनकम आती रही। अब क्या होता है, जब भी कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए देती है वो 10,000 रुपए कम हो जाते हैं, तो कंपनी की वापस से वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, 90,000। लेकिन अब ये 90 को 1 लाख बनने में पूरे 1 साल का टाइम पीरियड है। कभी ये बन जाएगा 1 लाख से ज्यादा भी और कभी 1 लाख से कम भी रह जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट हो रहा है वो अगली बार की वैल्यूएशन पे क्लियर होता है ना। ये तो सबको पता ही होगा कि करंट वैल्यूएशन अपन देखते हैं, पुरानी वैल्यूएशन को नहीं देखते। अब सर ये क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। 2022 में मैंने एक कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, सिंपल। 2023 में उसकी वैल्यू 1500 हो गई, 50% का प्रॉफिट कमाया भाई। कितने परसेंट का, 50% का। अब मेरे को बताओ 2024 में उसकी वैल्यू 2000 हो गई, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कौन सी बेस वैल्यू होगी, क्या आपकी बेस वैल्यू 1000 होगी या आपका इन्वेस्टमेंट था। अभी आपने शेयर बेचे नहीं 23 में, 24 में आप बेचना चाह रहे हो, तो आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। आप बोलोगे सर 100% का रिटर्न मिला है, नहीं, आपको कैलकुलेशन यहां से देखनी है। आपकी करंट वैल्यू, वो इस वैल्यूएशन पे करंट रिटर्न कितना मिला आपको मिला 500 रुपए का रिटर्न। तो आपको यहां पे आप बोलोगे कि मेरे को 33% का 3.4% का रिटर्न मिला। टोटल रिटर्न आप बात करोगे तो 100% हो सकता है, लेकिन जब अपन चेक कैलकुलेशन करते हैं तो पहले 50% बढ़ा है, 33% बढ़ा, यानी कि आप शेयर बेच देना है, क्योंकि अब शेयर डिक्रीमेंटल इंक्रीज से चल रहा है। कैसे इंक्रीज से चल रहा है, यानी शेयर बढ़ तो रहा है लेकिन गिर रहा है। ये इस फ्लो के अंदर आपका चार्ट आना शुरू हो गया, और जब इस फ्लो के अंदर आएगा तो वो कंसोलिडेशन लेवल पे आएगा ही आएगा। अगली बार जब ये बढ़ेगा तो हो सकता है ये 2200 रुपए तक ही बढ़े। बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है। तो अगली बार ग्रोथ कितनी है, मात्र 10% की। गेटिंग माई पॉइंट, पहले 50 फिर 33, तो यहां पर शेयर को बेच देना ही काफी सही माना जाता है, क्योंकि अब गिरते हुए क्रम से बढ़ रहा है। अगर बढ़ते हुए क्रम से बढ़ेगा तो शेयर को होल्ड किया जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बाद में और सीखेंगे, लेकिन अभी ये डिस्काउंटेड मॉडल के ऊपर थे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है डिविडेंड के ऊपर, जितनी भी वैल्यू काटी जाती है वो भी जोड़ ली जाती है, और उससे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कंपनी की इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें गॉर्डन साहब का मॉडल आया था, डिस्काउंटेड के अंदर गॉर्डन साहब का मॉडल आया था। इसके अंदर ये गॉर्डन के मॉडल में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएशन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज कॉल्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, गॉर्डन साहब ने मॉडल दिया था। इसमें कहा था करंट फेयर वैल्यू, यानी कि करंट फेयर वैल्यू यदि मेरे को पता करनी है किसी शेयर की या किसी इक्विटी की, तो उसके लिए डिविडेंड पेमेंट इन वन पीरियड, डिविडेंड कितना दिया है उसने एक साल के अंदर, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, यूजुअली कैपिटल इन करंट एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से जो अपन ने कैलकुलेट करी है। ठीक है, उसमें से अपन क्या कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ कंपनीज डिविडेंड इज इनफाइनाइट टाइम अपन घटा देंगे, तो जो डिविडेंड आएगा यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, इसको जो अपन ने कह सकते हो आपकी द डिविडेंड पेमेंट इन वन पीरियड ऑफ नाउ, कि 500 रुपए का डिविडेंड दिया है वो ऊपर आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूले में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, आपको इजी हो जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए थी, 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 थी। ग्रोथ रेट क्या है, इनफाइनाइट टाइम है, 5 टाइम 6 टाइम, तो इसको यहाँ पे 500 अपन यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो अब आप सोचोगे 1500 माइनस कर देते हैं, यानी कि जो भी मेरे को डिस्काउंट में मिल रहा है उसको माइनस करके, क्योंकि वो मेरे को रिटर्न मिल गया, उसको माइनस करके जो रेशियो आ रहा है उससे मैं डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करूंगा डिविडेंड मॉडल की। यानी कि अब मान लो कि पूरे 5 साल में मेरे को 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि डिविडेंड मिल जाएगा। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए का, और 500 रुपए वो हर साल दे रहा है। कैलकुलेट कर लो, 500 डिवाइड बाय 2000, तो इक्विटी की फेयर प्राइस क्या आ गई, 0.40। ठीक है, यानी एक इक्विटी किसके बराबर है, 0.40 के बराबर है। यही डिस्काउंटेड मॉडल आ गया, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, गॉर्डन का जो मॉडल है बहुत ही सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने फिगर्स में रख दिया इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसके ऊपर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं वन पीरियड डिस्काउंटेड प्राइस। एक तो होता है मल्टी पीरियड और एक है वन पीरियड।
जो मल्टी पीरियड है इसमें हम मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करेंगे और 1 पीरियड के अंदर 1 टाइम कैलकुलेट करेंगे। ये आर क्या है, अपना रेट ऑफ रिटर्न है, 1 + r d1 p1 करके इसको कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड मॉडल इज यूज्ड टू लेस फ्रीक्वेंसी देन द गॉर्डन मॉडल। द फॉर्मर इज अप्लाइड व्हेन द इन्वेस्टर वांट टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक प्राइस। अब ये इंट्रिंसिक प्राइस क्या है? इंट्रिंसिक प्राइस इज द टोटल फेयर वैल्यू। ये इंट्रिंसिक प्राइस यहां पर समझ लो निकल कर आया वर्ड, तो इंट्रिंसिक प्राइस। अब ये इंट्रिंसिक प्राइस क्या है? इंट्रिंसिक का प्राइस मतलब कि वो शेयर आपको टोटल कितना पेमेंट देने वाला है, टोटल पेमेंट कितना करने वाला है। मतलब कि अगर मैंने उस शेयर में दिया, मान लो 1000 रुपए लगाए, तो पूरे के पूरे लाइफ टाइम में जब तक वो शेयर मेरे पास रहेगा या लाइफ टाइम के अंदर वो कितना मुझे कमा के देगा, क्या वो 1000 का 10,000 होने वाला है या 1000 का 10,000 होने वाला है, तो अपना कितने टाइम्स रिटर्न आया, 1000% टाइम्स रिटर्न आया। ये 1000% निकालना ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यानी कि किसी शेयर की, किसी कंपनी की टोटल लाइफ टाइम की जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं उसको उसकी मूल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का मल्टीपल भी होगा, हाँ, मल्टीपल डिविडेंड डिस्काउंट प्राइस। इसके अंदर वो R1 R2 R3 करके जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अपन निकालते थे सेम कैलकुलेट किया जाता है। मॉडल इज एन एक्सटेंशन 1 पीरियड ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, है ना, 1 पीरियड का एक्सटेंशन ही है ये इस तरीके का। द मेन चैलेंजेस, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा डिविडेंड डिफरेंट प्राइस में। नेक्स्ट आ गया, अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है चार्ट के अंदर, तो यहां पर अपन फिर से देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? नोन एज द फंडामेंटल। अब जो मैंने लाइन बोली होगी वो यहां भी लिखी होगी, फंडामेंटल प्राइस ऑफ शेयर। यू हैव नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट। इन जनरल द अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड द मनी कंपनी हैज एक्सपेक्टेड टू अर्न ओवर टू इज लाइफ टाइम। यानी कि कंपनी जो लाइफ टाइम के अंदर अर्न कर रही है, यानी कि मैं जो कंपनी में शेयर लगा रहा हूं वो लाइफ टाइम में मेरे को कितना रिटर्न दे रहा है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और जो उसकी करंट मार्केट की वैल्यू होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द अमाउंट दैट इन्वेस्टर हैव अटैच्ड टू द कंपनी इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि आज निफ्टी में हो सकता है किसी शेयर की प्राइस 400 रुपीज है, यह उसकी मार्केट प्राइस हो गई, लेकिन टोटल उसकी लाइफ के अंदर वो मेरे को 40,000 कमा के देने वाला है। कितने कमा के देने वाला है? 40,000 कमा के देने वाला है, तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यानी कि टोटल लाइफ टाइम के अंदर उसकी मेरे को वैल्यूएशन कितने आने वाले, 20 साल 25 साल, ये लॉन्ग टर्म के अंदर कैलकुलेट, मूल उसकी वैल्यू क्या है। या मैं कह दूं कि एक मेथड तो ये कहता है लाइफ टाइम की वैल्यू, एक ये कहता है कि एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वो कितने मनी का है, वो अभी मार्केट प्राइस उसमें रिलेवेंट हो जाती है। हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू 300 हो, एक्चुअल वैल्यू 200 हो, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब यह है कि जो उस समय बैलेंस शीट अभी अपन ने देखी थी, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूएशन किया हुआ होता है वही उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। यानी बैलेंस शीट की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चीजें बहुत सारी हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम है ना। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर समझाने की कोशिश करूं। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चे थोड़ा सा लेटर ऑन आते आते थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, थोड़ा समझाने का, उनको देखने का आए का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, कैमरे मोबाइल के अंदर देखते देखते या लैपटॉप या टीवी में देखते देखते, ठीक है, अब तो स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप टीवी में भी चलते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अभी आपको मन लगा के रखना है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानिए दोस्तों, इसका रिजल्ट मिलेगा। अब मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है अर्निंग मल्टीप्लायर मॉडल। अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच कह सकते हो। अब अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच क्या है, जिस शेयर का जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होता है वो शेयर इन्वेस्ट करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा। इतनी सी बात समझ में आई। अर्निंग मल्टीप्लायर यानी कि यहां पर अपन, इसका एक फॉर्मूला भी है छोटा सा, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब किसी शेयर की अपन डायरेक्ट यहां पे दिखा देता हूं, मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज और उसकी अर्निंग पर शेयर है, मान लेते हैं अपन 500 रुपीज, दोनों सिमिलर है। चलो 500 में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो यहां पे लिख लेते हैं अपन 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू है उस शेयर की 500 रुपीज और अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज, तो उसका मल्टीप्लायर क्या आया 5। एक कंपनी ए, दूसरी कंपनी है जिसकी मार्केट शेयर है 500 रुपीज और उसकी अर्निंग पर शेयर है
मान लेते हैं अपन अर्निंग पर शेयर है 50 रुपीज। कितना है? 50 रुपीज अर्निंग पर शेयर, तो क्या निकला 10। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है। अर्निंग पर शेयर तो उसका कम आ रहा है, तो जिसका ज्यादा मल्टीप्लायर है वो कंपनी अच्छी है। द अर्निंग इज मोर पावरफुल बट द लिमिटेड टूल फॉर इन्वेस्टर अलाउ अ क्विक स्नैपशॉट। ठीक है, ये एडवांटेज देती है। इज द ठीक है, यहां पर प्राइस अर्निंग शेयर के बारे में बताया, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। ठीक है, जब 500 रुपए का है लेकिन मैंने 100 रुपए कमाए, जितना ज्यादा आपने कमाए, जितने ज्यादा आपका मल्टीप्लायर आया, उतना ही शेयर वो वैल्यूएशन का होता है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू इक्विटी रेशो, दो नाम से जाना जाता है। एक बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो और दूसरा बोला जाता है प्राइस टू इक्विटी रेशो। यानी कि जो प्राइस है उसमें इक्विटी का परसेंटेज क्या है। अब ये स्टॉक प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर, इसका एक फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन और टोटल नेट अर्निंग। यानी स्टॉक प्राइस पर शेयर है वो सेम अपन ने प्राइस अर्निंग रेशो अभी जस्ट जो देखा था, यहां पर अर्निंग पर शेयर का वापस से फॉर्मूला लिखा हुआ है। अर्निंग पर शेयर का प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर का स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है और डिवाइड बाय हम जो अर्निंग कर रहे हैं उसको पी रेशो कहते हैं। इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पी रेशो के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। पी रेशो मतलब कि भैया 1000 रुपए लगाए तो मेरे को वापस कितना मिल रहा है, और जब इसको मल्टीप्लायर के अंदर कर देते हैं तो अपन को कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है। इतना सही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है कि मतलब 1000 रुपए लगाने पे नेट रिटर्न क्या मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग क्या मिल रही है, कि 200 रुपए लगा रहा हूं तो अर्निंग कितनी हो रही है, वो कंपनी का प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है या मुझे अर्निंग कितनी हो रही है। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि यहां पर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू अब किसी शेयर की, मार्केट वैल्यू किसी शेयर की मान लेते हैं कि 3 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 रुपए। कितनी है 1 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बनता है प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। तो प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, क्या फॉर्मूला बना 3 डिवाइड बाय 1, तो आई एक्चुअल में वैल्यू 3। तो इसका मतलब कि मैं 3 टाइम्स पेड कर रहा हूं उसकी बुक वैल्यू का, और 3 टाइम्स पेड कर रहा हूं मतलब कि जो बैलेंस शीट में उसकी शेयर की वैल्यू दे रखी है इससे मैं 3 टाइम पेड कर रहा हूं। और यूजुअली 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक कोई दिक्कत आते नहीं है। अडानी के शेयर में हिडनबर्ग की रिपोर्ट यही कह रही थी कि वो ओवर वैल्यूड है, हम सबको पता है कि वो ओवर वैल्यूड थे, वो 10 टाइम्स तक ओवर वैल्यूड थे। यानी कि उनकी जो बुक की वैल्यू अगर 1 रुपए उनकी शेयर की दिखा रही है तो वो शेयर कहां पे पहुंचा हुआ है 10 रुपए पे पहुंचा हुआ है, वो 10 टाइम्स 12 टाइम्स तक 15। और ये कब होता है, जब वो हाई डिमांड का शेयर होता है, जब फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत से में अपोजिट भी होता है, बुक वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन मार्केट वैल्यू कम होती है, बहुत से। और इतने शेयर हैं जब, और पर वो पैसा मिलेगा कब, अपन वो शेयर खरीद तो लेते हैं लेकिन वो पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी का समापन होगा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी होगा, वरना वो पैसा नहीं मिलेगा, उसको मार्केट में जो वैल्यू है उसी में बेचना होगा। इसको इस तरीके से समझो, इस मार्कर की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 100 रुपए है, लेकिन मार्कर की बुक के अंदर प्राइस 100 रुपए है, लेकिन अगर मैं मार्केट में इसको बेचने जाऊंगा तो 150-200 रुपए में मिल सकता है, यानी 50 रुपीज में प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। इतनी बात समझ भाई, इसको ही बोलते हैं अपना प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर इस 100 रुपए की 70 रुपए मिल रहा है मेरे को, या 100 रुपए बुक वैल्यू है और मार्केट में 30 रुपए में ही मिल रहा है, तो इसका मतलब वो बिक तो 30 रुपए में ही रहा है, लेकिन जब कंपनी का समापन होगा तब 100 रुपए आपको मिल सकते हैं, समापन होगा, वरना ये मार्केट में अंदर इसकी प्राइस क्या है 30 रुपए ही। प्राइस ज्यादा भी हो सकती मार्केट में, प्राइस कम भी हो सकती, इक्वल भी हो सकती, लेकिन अपन क्या चेक करते हैं, प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। ये क्यों चेक करते हैं, ताकि अपन को पता चले कि जो अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम्स कम या ज्यादा है बुक वैल्यू से। प्राइस डिवाइड बाय सेल्स रेशो, प्राइस डिवाइड बाय सेल्स रेशो के अंदर प्राइस पर शेयर, रेवेन्यू पर शेयर, यानी कि एक शेयर की प्राइस कितनी है 40 रुपीज और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है उस शेयर के अकॉर्डिंग 40 रुपीज, और उस रेवेन्यू पर शेयर कितना जनरेट हो रहा है, मान लो कि अपन को 5 लाख रुपए का रेवेन्यू टोटल टर्नओवर जनरेट होता है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लो 1000 है तो 50,000 हो गए, है ना, 1000 है तो 500 हो गए। तो जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे उसको किसमें से, रेवेन्यू में को डिवाइड कर दिया जाएगा, रेवेन्यू। अब मान लो किसी कंपनी का 5 लाख का टर्नओवर है, कितने का है, और उसके शेयर होल्डर 500 है, कितने, मात्र 500 शेयर होल्डर है, तो रेवेन्यू पर शेयर कितना आया 1000 रुपीज का, है ना। और प्राइस अगर उसकी मान लो 400 चल रही है, 400,
तो कितना आया 0.4। ये क्या आया उसका प्राइस डिवाइड बाय सेल्स रेशो। इससे मुझे पता चलेगा जो सेल्स हो रही है उसमें मेरा हिस्सा कितना है, उसमें मेरा हिस्सा कितना है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये केवल फॉर्मूला है नॉर्मल से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज फाइनेंशियल मेजरमेंट। देखिए ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू है, इसके बाद अपना टॉपिक देख लेते हैं अपन। वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कंप्लीट करते हैं। 34 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप सबने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी इसका सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। कोशिश थी कि यहीं कंप्लीट हो, लेकिन 34 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर यू। जस्ट टेक 5 मिनट रेस्ट एंड अगेन वॉचिंग माई वीडियो द सेकेंड पार्ट। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।